हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इतिहास को पढ़ रहे थे और अब हम आधुनिक इतिहास में आ चुके हैं। आधुनिक काल में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन, जिनमें कि वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, देवबंद शाखा और निम्न जाति आंदोलन। ये प्रमुख आंदोलन है जो कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं, वहां से भी आज की वीडियो के पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिएगा, आधुनिक भारत में हम आ चुके हैं। आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे हैं भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। इसी के अंतर्गत हमने पहले आर्य समाज और ये सब पढ़ा था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन वगैरह हमने सारी बातें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे जो मुस्लिम सुधार आंदोलन थे वो। तो बात करते हैं कि पीडी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब आप लोग आसानी से इन सभी वीडियोस को करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान, इन सभी को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आज की कुछ जरूरी बातों की तरफ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वहाबी आंदोलन। तो अगर हम बात करें कि इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो इस आंदोलन यानी कि वहाबी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी थे। उनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद को ही इस आंदोलन का प्रमुख रूप से प्रणेता माना जाता है। सबसे पहले इस आंदोलन ने ही मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि मुसलमान लोगों पर जो पाश्चात्य प्रभाव पड़ता है, जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है, वो गलत है और उसका हमें विरोध करना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर के जो पाश्चात्य या जो पश्चिमी सभ्यता था या अंग्रेजों के जो प्रभाव पड़ रहा था मुसलमानों पर, उसका विरोध किया था। इस आंदोलन के द्वारा इस्लाम धर्म की पवित्रता को बचाए रखने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था। इसमें सैयद अहमद 1822 में मक्का मदीना भी गए थे। वे अरब के अब्दुल वहाब द्वारा चलाए गए वहाबी संप्रदाय से वहां प्रभावित हुए थे। कि जो सैयद अहमद थे वे 1822 में कहा गए थे, मक्का और मदीना की यात्रा करी थी उन्होंने। और उस समय अरब के जो अब्दुल वहाब, वहां पर उन्होंने आंदोलन चला रखा था जिसका नाम था वहाबी संप्रदाय। यहां से वो प्रभावित हुए और इसी की शाखा को लेकर के यहां तक पहुंचे थे। सैयद अहमद 1824 में ब्रिटिश सरकार के कट्टर दुश्मन के रूप में भारत लौटे थे। जब वो 1822 में गए थे, तो जब वो वहां से लौट करके 1824 में आए थे, तो जो अंग्रेजी सरकार थे इसके वो बिल्कुल खिलाफ हो चुके थे। एक दुश्मन की तरह से लौट करके भारत आए थे। और इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था, यानी कि वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था, वो बिहार की राजधानी पटना को माना जाता है। उसके बाद आता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ जो था ये मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को है। उनका अलीगढ़ आंदोलन जो था इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और जब वो 20 वर्ष के हुए तो 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सरकारी सेवा में गए और 1857 के विद्रोह के अवसर पर अंग्रेजों की विशेष उन्होंने यहां पर सेवा करी थी। यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, इसमें सर सैयद अहमद खान जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के कार्य कर रहे थे। उसके बाद बात करते हैं कि अहमद खान के जीवन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला अंग्रेज और मुसलमानों के संबंधों को सुधारना और दूसरा था मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार करना। तो ये दो चीजें चाहते थे। पहला तो जो मुस्लिम संप्रदाय है इसका और अंग्रेजों का संबंध सुधरे। दूसरा ये चाहते थे कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। और अहमद खान ने सबसे पहले 1864 में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा स्कूल की स्थापना करी थी। एक वर्ष बाद अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया था उन्होंने। और अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए एक विज्ञान समाज, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी भी उन्होंने स्थापना करी थी, जिसका बाद में मुख्य रूप से स्थायी कार्यालय जो था वो अलीगढ़ में बना दिया गया था। इसका स्थायी कार्यालय अलीगढ़ में बनाया गया। उसके पश्चात 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी, जो कि बाद में इसका नाम परिवर्तित करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था।
और अलीगढ़ आंदोलन जो था इसका ये केंद्र बिंदु भी बना था। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक प्रगति और आधुनिकीकरण इन सभी क्षेत्रों में विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1870 के बाद में प्रकाशित हुआ था डब्ल्यू हंटर की पुस्तक जिसका नाम था इंडियन मुसलमान। इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसको यह सलाह दी गई थी कि वे मुसलमानों को अपने साथ मिलाए रखे, क्योंकि अगर सत्ता में रहना है, अगर आपको प्रभाव में रहना है, तो कम से कम किसी न किसी संप्रदाय का तो आपको साथ चाहिए। और डब्ल्यू हंटर की पुस्तक में ये कहा गया कि आप मुस्लिम समुदाय को आप अपने साथ मिला करके रखिएगा, तभी आप लोग भारत में कूटनीतिज्ञ रह सकते हैं। बाद में बात हुआ था कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था, इसके पहले प्रिंसिपल जो थे वो थियोडर बैक थे। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर एक टीका लिखी थी और तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका भी निकाली थी। अंग्रेजों का राजभक्त होने के कारण ही राजभक्त मुसलमान पत्रिका भी सर सैयद अहमद खान ने प्रकाशित करी थी। उसके बाद में असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह की जो पूरी कहानी थी या इस विद्रोह का पूरा जिक्र जो था वो उन्होंने एक किताब में लिखा था जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। उसके बाद बात करते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमान दोनों को भारत की दो आंखें कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत में मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान दो संप्रदाय है, उसके अलावा भी और संप्रदाय भी है, लेकिन जो बहुलक मात्रा में है, जो अत्यधिक मात्रा में है, वो हिंदू संप्रदाय है और उसके बाद आता है मुस्लिम संप्रदाय। अब ये हुआ था कि इन दोनों संप्रदायों को ही सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये भारत देश की, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। उसके बाद बात करते हैं अहमदिया आंदोलन जो कि 1889 में हुआ था। 19वीं शताब्दी में मुसलमानों में वास्तविक सुधारों के लिए अहमदिया आंदोलन जो कि 1889 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। इस आंदोलन का जो प्रारंभ था, शुरुआत जो थी, वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से हुई थी। शुरुआत कहां से हुई? तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी कादिया नगर, जो कहां पे है? गुरदासपुर जिले में। गुरदासपुर जिला कहाँ है? पंजाब में। तो ये बातें यहां से इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आधुनिक बौद्धिक विकास में के संदर्भ में धर्म उपदेशों की ओर नियमों को उदार बनाना। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में भी करी है। अहमदिया आंदोलन ने कई स्थानों पर नई शिक्षा के लिए केंद्र भी खोले गए थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा और महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का भी उन्होंने दावा किया था। उसके बाद बात करते हैं कि देवबंद शाखा की अगर हम बात करें तो देवबंद शाखा के संस्थापक सबसे पहले पढ़ते हैं कि मोहम्मद कासिम नैनोत्वी और रशीद अहमद गंगोही थे। उन्होंने 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना करी थी। 1868 में देवबंद के उलेमा ने सैयद अहमद खान द्वारा चलाई गई संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। तो जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा थी इसके खिलाफ उन्होंने फतवा जारी कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं कि इस मदरसे में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की उन्होंने शुरुआत करी थी। तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत जो थी वो इस तरह से करी गई थी। देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिवली नुमानी फारसी और अरबी के प्रतिष्ठित विद्वान थे। ये नाम है जो कि फारसी भाषा और अरबी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर प्रमुख रूप से जोर दिया था। शिवली नुमानी महोदय ने 1884-85 में लखनऊ में नदवतुल उलमा और दारुल उलूम इन दोनों की भी उन्होंने स्थापना कहां पे करी थी? ये स्थापना करी गई थी लखनऊ में। उसके बाद बात करते हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार कि जो 19वीं शताब्दी थी उस समय समाज में कौन कौन से सुधार हुए थे।
लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये भारत देश में एक कुरीति फैली हुई थी और इस कुरीति को जो समाप्त करने का जो कार्य था, जो कि राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, वो अंत में आकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में नियम 17 के तहत इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह अधिनियम के द्वारा जो विधवा होती थी उनका दोबारा से विवाह करना भी कानूनी रूप से वैध मान लिया गया, घोषित कर दिया गया। भारत में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में 1819 में तरुण स्त्री सभा की स्थापना करी थी। 1854 में चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर ही जोर दिया था। तो ये बातें थी जो मैंने आपको यहां से बताई है। उसके बाद बात करते हैं 1785 में बंगाल के नियम 21 और 1804 के नियम द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या को साधारण हत्या के बराबर मान लिया गया था। कि उससे पहले क्या होता था कि जो नवजात कन्याएं होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी और इस हत्या का कोई भी अवैध नहीं माना जाता था, लेकिन 1804 में जो नवजात कन्याओं की हत्या थी ये भी हत्या के रूप में शामिल कर दी गई, ये अवैध घोषित कर दी गई और ये कहा गया कि जो नवजात कन्या की हत्या करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिस प्रकार से पूर्ण रूप से एक व्यक्ति का वध किया जाता है उतना ही उस पर भी दंड दिया जाएगा। उसके पश्चात महाराष्ट्र में विधवाओं की स्थिति में सुधार एवं शिक्षा के उन्नयन के लिए सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? D.K. कर्वे ने दिया था। और 1896 में धोंदी केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की उन्होंने स्थापना करी थी। J. बेटन ने कलकत्ता में 1843 ईस्वी में बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी। प्रोफेसर D.K. कर्वे ने 1916 में पुणे में सबसे पहले भारत के पहले भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो भारत का अगर पहला महिला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो 1916 में किसने किया था? प्रोफेसर D.K. कर्वे ने। के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में जो चार्टर्ड एक्ट था, जो कि 1843 के तहत उन्होंने दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो दास प्रथा थी कि जो अपने अधीन नौकरों को रखने की, दास को रखने की जो प्रथा थी वो भी 1833 के तहत उन्होंने बंद कर दी थी। 1843 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत ये वर्ष 1843 में बंद कर दी गई थी। उसके बाद 1872 में आया था एक नेटिव मैरिज अर्थात सिविल मैरिज एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि जो अंतरजातीय विवाह होते थे इन विवाहों को मान्यता प्रदान की गई और मान्यता प्रदान करने के साथ ही बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था। 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित कर दिया गया और इसके तहत जो शारदा एक्ट था इसका नाम दिया गया। उसको संशोधित करने के पश्चात इसे नया नाम क्या दिया गया था? तो इसे नया नाम दिया गया था शारदा एक्ट, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि विवाह की जो आयु थी लड़की के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी और लड़के के लिए कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में 21 वर्ष और 18 वर्ष है, लेकिन ये बात करते हैं हम 1930 की, क्योंकि उससे पहले और भी छोटी बालिकाओं की शादी कर दी जाती थी जिसको अब अवैध घोषित कर दिया गया। और शारदा एक्ट के तहत अब लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। उत्तर भारत में ईश्वरचंद विद्यासागर और हिंदू लूथर के नाम से उन्हें जाना जाता था। यानी कि जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे उन्हें हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने समाज सुधारक इस प्रकार के काम किए थे। इन सब कामों को देखते हुए उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें नाम दिया गया था हिंदू लूथर का। बात करते हैं इसके बाद निम्न जाति आंदोलन, जो कि आज का अंतिम आंदोलन है। निम्न जाति आंदोलन ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 तथा सत्यशोधक समाज जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को ब्राह्मणों और उनके धार्मिक ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया था। क्योंकि ऐसा होने लगा था कि उस समय के जो ब्राह्मण होते थे
ये अब निम्न जातियों पर अत्यधिक उन पर भी प्रेशर डालते थे, कर के रूप में या किसी भी रूप में उन पर अब प्रेशर डालने लगे थे। झूठी साची कुरीतियों के नाम पर इन पर और ज्यादा प्रेशर होने, जो निम्न जाति के लोग थे उन पर ये अत्यधिक प्रेशर होने लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों और दलितों के कल्याण और अछूतों के उद्धार के लिए 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना करी थी और 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। इस बहिष्कृत भारत में एक का मतलब यह था कि जो ब्राह्मण जाति है, जो ऊपर बैठ करके निम्न वर्गों पर अब अत्याचार कर रही है, उनका विरोध किया जाए। तो ये सारा की बातें थी जो कि यहां से थी। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले अछूतों को हरिजन, हरिजन का अर्थ ये होता है, हरि मतलब भगवान, और हरिजन का अर्थ है भगवान के जन, भगवान के लोग का नाम दिया था। तो अगर बात कर ली जाए कि हरिजन नाम किन्होंने दिया था, तो हरिजन नाम जो था ये अछूतों को महात्मा गांधी ने दिया था। बात करते हैं उसके बाद, इसके साथ साथ ही जो हरिजन है उनके कल्याण के लिए 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना भी करी गई थी। इसी संस्था को बाद में हरिजन सेवा संघ का नाम दिया गया था। 1906 में डॉक्टर B.R. शिंदे ने डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। 1925 में आकर के बी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। यह आंदोलन जो था दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा जातीय भेदभाव के विरोध में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। C.N. मुदालियर, T.M. नायर, P.T. चेन्नी ने दक्षिण भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना करी थी। गुरुवायूर सत्याग्रह दलित जातियों के मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे केलप्पन। इस आंदोलन में P. कृष्ण पिल्लई व A.K. गोपाल जैसे नेताओं ने भी भाग लिया था। नदार आंदोलन द्वारा 1925 में तमिलनाडु में सभाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता का विरोध करना तथा नदार जाति के सामाजिक कल्याण को प्राथमिक देना था। उसके बाद आज की वीडियो इतनी ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और इस प्रकार से देखिएगा, हमने आधुनिक भारत के भी ये पहले टॉपिक हम सारे पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ चुके हैं और आधुनिक भारत के भी अब हमने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण पढ़ लिया है। इसके बाद बात करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। ये पूरी तरह से संशोधित पुस्तक IAS PCS की पूजा पब्लिकेशन की बुक से मैं पढ़ाता हूं। संशोधित संस्करण है, कोई भी गलतियां होने के चांसेस नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। आपको PDF या बुक से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप पब्लिकेशन में कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज, और अगर सीरीज पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। PDF को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।